हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस ये सब बता दिया था और आज यहाँ पे हमको डिस्कस करना है रेस्पिरेशन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, डाइजेशन। तो जब हम फूड को इंटेक किए, जब हम फूड को लिए अपने बॉडी में, फूड को इंटेक किए तो क्या हुआ, फूड डाइजेस्ट हुआ यानी एब्जॉर्ब हुआ। तो क्या हुआ, वो हमारे ब्लड के द्वारा डिफरेंट सेल तक पहुंचा दिया गया। यानी जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ था, जो एब्जॉर्ब हुआ, वो ब्लड के द्वारा डिफरेंट सेल तक पहुंचा दिया गया। अब हर सेल के अंदर में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जहां पे फर्दर फूड का ब्रेक डाउन होता है और फिर वहां पे क्या होता है, उसके ब्रेक डाउन से एनर्जी बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यानी एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाय ब्रेक डाउन ऑफ और द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी डाइजेस्टेड फूड के द्वारा, उसके ब्रेक डाउन के द्वारा एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे है हमारा ग्लूकोज, जो कि हमको कहाँ से मिला, डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ग्लूकोज ही क्यों, क्या यहाँ पे फैट नहीं हो सकता या फिर प्रोटीन नहीं हो सकता? तो फ्रेंड्स, हो सकता है। यहाँ पे ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमको ग्लूकोज के द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए यहाँ पे हम ग्लूकोज को लेके ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मिला, ग्लूकोज। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं, अब आप सोचेंगे रेस्पिरेशन ब्रीदिंग दोनों दो वर्ड हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं। तो यस फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रीदिंग होता है, रेस्पिरेशन होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। अभी हम इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम ब्रीद करते हैं यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं यानी इनहेल करते हैं और फिर CO2 को बाहर छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ब्रीद करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो फ्रेंड, जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर में जाती है, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे CO2 एंड वाटर। और यहाँ पे जो CO2 होता है, ये तो वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसको एक्सहेल कर दिया जाता है, और जो वाटर होता है वो भी जो है एक्सहेल कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बच क्या जाता है, एनर्जी। तो अब देखिए ये ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग क्या है फ्रेंड्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी जब हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं, O2 को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं, इसी को हम बोल देते हैं क्या, ब्रीदिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ टेकिंग और रिलीजिंग एयर इज नोन एज ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग में क्या क्या आता है हमारा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ओरली बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ही ईजी है, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे वो स्लाइड अटैच होना रह गया, अटैच नहीं हो पाया। तो अब देखिए, जो रेस्पिरेशन होता है फ्रेंड्स और ब्रीदिंग, ये दोनों प्रोसेस जो होती हैं ये ऑल टाइम चलती रहती हैं। यानी ना ही हमारा ब्रीदिंग कभी रुकता है, यानी ऐसा होता है कि हम सांस लेना छोड़ दें थोड़ा देर के लिए, अब हम थक गए हैं, सांस नहीं लेते, ऐसा नहीं होता ना। यानी ब्रीदिंग हमारा लगातार होता रहता है। और जो रेस्पिरेशन होता है, यानी फूड को ब्रेक करके जो एनर्जी बनती है हमारे सेल्स के द्वारा, ये भी लगातार होती रहती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेल थोड़ा देर के लिए रुक जाएंगे, ठीक है अब एनर्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सो रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम सोते हैं तो भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनर्जी बनाना भी हर टाइम जरूरी है। तो हमारा रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग दोनों ऑल टाइम चलने वाली प्रोसेस होती हैं। अब फ्रेंड्स, जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारे हर एक सेल में होता है, यानी एवरी सेल। और जो ब्रीदिंग होता है वो हमारे लंग्स में होता है। कहाँ पे होता है, ब्रीदिंग हमारे लंग्स में होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो एवरी सेल में, यानी हमारे हर एक सेल में होता है। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें फूड ब्रेक होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जो फ्रेंड्स हमारा ब्रीदिंग होता है उसमें केवल गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, जो कि ब्रीदिंग से हमको मिलता है। जब हम ब्रीद करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऐसे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। जब ऑक्सीजन अंदर गई तो हम क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन का तो यूज करके हम, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करके इस ग्लूकोज से रिएक्शन करके यहाँ पे CO2, वाटर एंड एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे ब्रीदिंग से प्राप्त ऑक्सीजन है उसका हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, और जो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन है वो हमारे इन्वायरमेंट से हमको मिलता है।
और जो हमारा रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, जबकि जो ब्रीदिंग होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है यानी रिमूव होता है जब रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान। अब देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको रेस्पिरेशन ब्रीदिंग दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग है ये दोनों ऑल टाइम चलती रहती हैं। रेस्पिरेशन हर एक सेल में होता है जबकि ब्रीदिंग केवल लंग्स में होता है। जो रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे फूड को तोड़ के एनर्जी बनती है, जबकि ब्रीदिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे केवल एक्सचेंज ऑफ गैस होता है हमारे इन्वायरमेंट के साथ में। जो रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे जो ब्रीदिंग के द्वारा हमको ऑक्सीजन मिलता है उसी को हम यूज करके यहाँ पे एनर्जी बनाते हैं, जबकि हमारा जो ब्रीदिंग है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है। और जो रेस्पिरेशन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जबकि ब्रीदिंग में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है हमारी बॉडी से ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होते हैं ये भी होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक देखिए यहाँ से है क्या एयर, एरोबिक। तो यहाँ पे क्या होता है ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें एयर की जरूरत पड़ती है, क्या होती है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें हमको जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती, ये बोल सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगी यानी वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, एयर प्रेजेंट नहीं होगी, उसको हम क्या बोल देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। जबकि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यहाँ ये किस में होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम फूड को इंटेक करते हैं यानी हमारे बॉडी में क्या है अभी ग्लूकोज, जिसको हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है C6H12O6, इसलिए इसको 6 कार्बन मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे बॉडी में ग्लूकोज है और हमारे सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होते हैं वहां पे ये प्रोसेस होती है। तो देखिए जो हमारा ग्लूकोज होता है जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी पाइरूवेट में चेंज हो जाता है। और ये कहाँ पे होता है ये प्रोसेस फ्रेंड्स, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होती है साइटोप्लाज्म में, ये आप याद रखना। और फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लूकोज का पाइरूवेट में चेंज हो जाना, इसको हम क्या नाम दे देते हैं ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे हमको ग्लाइकोलिसिस से डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, बस आप इतना याद रखिए कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में चेंज होना इसको हम क्या बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज कैसा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पाइरूवेट कैसा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है ग्लाइकोलिसिस की इन साइटोप्लाज्म में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जब पाइरूवेट यहाँ पे है हमारी बॉडी में, जब ये बना ग्लूकोज के द्वारा, तो ये क्या कहता है, मतलब पाइरूवेट यहाँ पे देखता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है या नहीं है, और अगर है तो कितनी मात्रा में है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का केस लीजिए, हम लोगों का। तो हम लोगों में फ्रेंड्स रेस्पिरेशन कैसे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हमारे पाइरूवेट को दिखा कि यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। तो फ्रेंड्स ये जो पाइरूवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ब्रेक हो जाता है किसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है जो पाइरूवेट होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है ये बहुत हाई मात्रा में बनती है। यहाँ पे एनर्जी जो बनती है ये बहुत ही हाई अमाउंट में बनती है, ये आप याद रखना। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब में एनर्जी बन रही है, लेकिन कहाँ ज़्यादा बन रही है कहाँ कम ये भी हमको देखना है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या फॉर्म होगी बहुत ही हाई अमाउंट में। अब देखिए फ्रेंड्स ईस्ट के केस में क्या होगा, यहाँ पे जब ईस्ट में जो भी मतलब पाइरूवेट है तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ईस्ट होता है यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा जब पाइरूवेट को यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये किस में टूट जाएगा, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में थोड़े ना टूटेगा, ये टूट जाएगा फ्रेंड्स इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ध्यान देना, जो अगर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, लेकिन अगर यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो ये इथेनॉल में टूट जाता है। बाकी यहाँ पे वाटर नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनेगा। तो ये इक्वेशन आप याद रखना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में CO2 वाटर एनर्जी बनती है, जबकि ईस्ट में इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनती है।
यहाँ पे एनर्जी जो बनती है ये बहुत ही कम मात्रा में बनती है, ये भी आप याद रखना। और देखिए फ्रेंड्स, जो इथेनॉल होता है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। 2 कार्बन क्यों? क्योंकि हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C2H5OH, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, 2 कार्बन है, तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये केस हो गया हमारा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब भी हमारे बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज आपके पास बिल्कुल है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अब्सेंस। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पहले कुछ था, वो 5 इन नंबर था, लेकिन अब क्या हो गया, वो 2 इन नंबर हो गया, यानी आपके पास 3 जो है वो कम हो गया, यानी आपके पास था तो लेकिन कम हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये कब होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं, तो क्या होता है, जब हम अचानक ऐसे भागते रहते हैं तो हमारे एनर्जी जो है, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है हमारे बॉडी के द्वारा। हम ऐसे मतलब तेजी से सांस लेने लगते हैं, जैसे मतलब नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं कि हांफने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब यहाँ पे जब भी हम भागेंगे तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, तो और यहाँ पे हमको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा पायरुवेट होता है वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें चेंज होता है, लैक्टिक एसिड में। और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, इन आवर मसल्स सेल। कभी आप देखेंगे, अगर फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करो तो सुबह में जब आप उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब ऐसे हमारे पैर वैर में जो मोटा मोटा सा पार्ट होता है, जैसे लगता है उसमें बहुत ही अजीब टाइप का एक दर्द है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है स्टोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, पायरुवेट चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और यहाँ पर भी एनर्जी बनती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये भी आप याद रखना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एरोबिक क्या होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें इंड प्रोडक्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, CO2 एंड H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे इंड प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। तो इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एनारोबिक में एनर्जी बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। यहाँ पे इसका आप ये जो है रिएक्शन भी याद रखना। ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे CO2 H2O एंड एनर्जी फॉर्म होती है। और यहाँ पे ईस्ट सेल में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है, और जो पायरुवेट है वो इथेनॉल प्लस H2O एंड एनर्जी में चेंज हो जाता है, टूट जाता है। और यहाँ पे जो इन मसल सेल यानी हमारे मसल्स सेल में जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में चेंज होता है और पायरुवेट ब्रेकडाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी बनी है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ATP। तो अब ये जो हमारे रेस्पिरेशन के दौरान यहाँ पे एनर्जी बनी, ये एनर्जी जो ये सारी फ्रेंड्स एनर्जी बनी है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोसेस के द्वारा एनर्जी बनी। अब हमारे सेल्स के अंदर में यहाँ पे ऑलरेडी क्या होते हैं, ADP एंड फॉस्फेट। ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड यहाँ पे PI यानी फॉस्फेट। अब देखिए यहाँ पे जो ये एनर्जी बनी है, ये क्या करती है, हमारे सेल में ये जो अलग अलग ADP और PI पड़ा हुआ है, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसको बोल देते हैं, PI यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो फ्रेंड्स, इसको ये मिलाने का काम करता है, यानी जब ADP में PI को ये जोड़ देता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है हमारा, ATP। क्या फॉर्म हो जाता है, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ट्राइफॉस्फेट का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारे ATP का। तो यहाँ पे जो ये ट्राइफॉस्फेट होते हैं, यानी यहाँ पे P यानी ये फॉस्फेट, जो यहाँ पे फॉस्फेट जुड़े रहते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है फ्रेंड, जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे
यहाँ पे जो हमारा एटीपी बना, तो देखिए जो हमारा सेल्स होता है वो बोलता है चलो हमको क्या मिल गया, एटीपी मिल गया, एटीपी बन गया। अब वो इस एटीपी को स्टोर कर लेता है, और फिर वो खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है अब हमारे पास एटीपी है, अगर हमको कहीं भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और यहाँ पे ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो भी कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स यानी हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स यानी हमारे नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जहाँ पे ये यूज होती है एनर्जी। आप लोगों को पता ही है एनर्जी कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो इन सारे कामों में जो है एनर्जी यूज हो जाती है। तो यहाँ पे एटीपी का फंडा समझ में आया। एटीपी बनाना क्यों जरूरत है, क्योंकि जब इसका बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि डिफरेंट फंक्शंस में यूज होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एनसीईआरटी का एक कटिंग है। तो देखिए यहाँ पे एटीपी के बारे में क्या क्या दिया है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। जो एटीपी होती है वो हमारे ज़्यादातर जो सेलुलर प्रोसेस होती है उसकी क्या होती है, एनर्जी करेंसी, क्या होती है, करेंसी होती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि अभी मैंने आपको बताया एडीपी प्लस पीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दोनों मिलके क्या बनाते हैं यहाँ पे, एटीपी। अब देखिए फ्रेंड्स, जब एडीपी प्लस पी दोनों मिलते हैं और ये एनर्जी कहाँ से आई है, रेस्पिरेशन से, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे पी फॉर क्या है, फॉस्फेट। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, इंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन, यानी यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस वगैरह होंगे वहाँ पे ये एटीपी यूज होगी। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, यानी जब यहाँ पे एटीपी का जो बॉन्ड है वो टूटेगा तब यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज, तब यहाँ पे 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेज। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। Similarly, ATP can be used in the cell for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulse and many other activities. तो यहाँ पे देखिए ये बैटरी से इसको मतलब बताया है, जिस तरह से बैटरी जो होती है वो मैकेनिकल यूज में, लाइट एनर्जी बनाने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होती है, उसी तरह से हमारी जो ATP होती है वो हमारे कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, प्रोटीन सिंथेसिस में, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अदर एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे इसका यूज होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको डिस्कस करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। अब यहाँ पे जैसे देखिए हमारे ह्यूमंस के केस में क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर नोज होता है, नेजल कैविटी होती है, लंग्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर जो है यहाँ पे और मतलब हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन हमारे प्लांट के पास ऐसा कुछ नहीं है एक्सचेंज के लिए कि यहाँ पे कोई प्रॉपर ऑर्गन हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था, जो एक्सचेंज होता है, जो हमारा स्टोमेटा होता है उसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी हमारे पौधों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा, यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे प्लांट में वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब यहाँ पे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कांटेक्ट विथ एयर। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था मेसोफिल सेल होता है, वहाँ पे क्या होता है, एयर गैप्स होते हैं, तो वो कांटेक्ट विथ एयर्स होते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, जो हमारे स्टोमेटा के थ्रू CO2 मतलब O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर जाता है, CO2 अंदर आता है, O2 बाहर जाता है। यहाँ पे ये मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ये किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। ये आप याद रखना, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसमें जो CO2 एंड O2 होते हैं वो किसके थ्रू वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। तो फ्रेंड्स डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, यानी ये जो डिफ्यूजन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अगर दिन का टाइम होगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टोमेटा ओपन जब होता है तो ज़्यादा जो है ट्रांसपिरेशन हो जाता है, हमारे वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है। उसी तरह से मतलब जो ये डिफ्यूजन होता है CO2 एंड O2 का भी जो यहाँ पे एक्सचेंज होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के रिक्वायरमेंट के अनुसार ये जो है डिफ्यूजन होता है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, प्लांट दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं
जबकि रात के समय CO2, यानी प्लांट जो होते हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं और रात के समय CO2 देते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? अब यहाँ तो ऑलरेडी लिखा है, मैं आपसे पूछ सकती नहीं हूँ, लेकिन चलिए आपको अगर मतलब ये नहीं भी पता होगा तो आप आज ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लांट दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं और रात के समय CO2 देते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये पार्शली ट्रू है, यानी थोड़ा गलत है तो थोड़ा सही है। अब देखिए ये कैसे, तो देखिए फ्रेंड्स, जब दिन होता है, दिन के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। जो हमारा प्लांट होता है वो फ्रेंड्स वो तो रेस्पिरेशन हमेशा करेगा, क्योंकि जैसे हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम लगातार रेस्पिरेशन करेंगे ना, तो हमको बराबर एनर्जी भी मिलेगी। तो हमारा जो प्लांट होता है उसको भी एनर्जी के लिए लगातार रेस्पिरेशन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान ही वहाँ पे एनर्जी बनेगी। तो जब ये मतलब रेस्पिरेशन करेंगे तो ऐसा है नहीं कि अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप केवल दिन में सांस मतलब लीजिए और रात में सांस मत लेना, दिन में सांस लेना रात में सांस मत लेना, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसी तरह से हमारे प्लांट भी होते हैं, हमारे प्लांट भी हम लोगों के जैसे ही वो भी मतलब दिन में भी रेस्पिरेशन करते हैं, रात में भी रेस्पिरेशन करते हैं। और जो हमारे प्लांट होते हैं वो जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, बिल्कुल हम लोगों के जैसे ही इनका भी रेस्पिरेशन होता है। हम में भी जो है रेस्पिरेशन दिन रात चलता है और हम भी O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। उसी तरह से हमारे प्लांट भी होते हैं, दिन के समय में भी रेस्पिरेशन करते हैं, रात में भी रेस्पिरेशन करते हैं और यहाँ पे वो O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है दिन के समय में। और फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड बनाने की एक प्रोसेस है, जो कि हमारे प्लांट फूड बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं? CO2 का यूज करते हैं और O2 रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? यहाँ पे CO2 का यूज करते हैं और O2 रिलीज करते हैं। और ये किस में करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। तो अगर यहाँ पे लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि रात में वहाँ पे लाइट नहीं है। तो आप ये याद रखना, जो फोटोसिंथेसिस होता है ये दिन के समय में होता है, जो रेस्पिरेशन होता है ये दिन और रात दोनों समय में होता है। तो फ्रेंड्स, दिन के समय में यहाँ पे जो हमारा प्लांट होता है वो O2 यूज करेगा और CO2 यूज करेगा और O2 रिलीज करेगा। अब यहाँ पे प्लांट जो O2 रिलीज करता है वही यहाँ पे वो रेस्पिरेशन में यूज करता है। जब ये यहाँ पे रेस्पिरेशन में इस O2 को यूज करता है, फिर ये CO2 रिलीज करता है और यहाँ पे ये जो CO2 रिलीज करता है, इस CO2 को दोबारा से ये फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। तो देख रहे हैं, ये बिल्कुल साइक्लिंग प्रोसेस जैसा हो गया। दिन के समय में हमारे फोटोसिंथेसिस कैसी होती है? वहाँ पे CO2 यूज होता है, O2 रिलीज होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे CO2 यूज हुआ, O2 रिलीज हुआ। अब ये O2 जो है प्लांट जो है उसको रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं और यहाँ पे रेस्पिरेशन के बाद यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाता है और यहाँ पे जो CO2 रिलीज हुआ उसी को दोबारा से हमारे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं और दोबारा से यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। अब फ्रेंड्स, रात के समय में क्या होता है? तो यहाँ पे सनलाइट तो है नहीं, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पे ओनली क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारे जो प्लांट होते हैं ये O2 को यूज करते हैं और यहाँ पे CO2 रिलीज करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रात के समय में पौधे कौन सा गैस रिलीज करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो वो होगा फ्रेंड्स हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ये पूछे कि दिन के समय में पौधे कौन सा गैसेस रिलीज करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे O2 एंड CO2 बोथ। यहाँ पे देखिए, एक बार फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे O2 रिलीज हो रहा, उसके बाद रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज हो रहा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे O2 CO2 दिन के समय में दोनों रिलीज होते हैं, जबकि रात के समय में ओनली CO2 रिलीज होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको डिस्कस करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, अब तक हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वहाँ पे हमने क्या देखा? वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन जुड़ के वहाँ पे क्या बना रहे थे? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने क्या पढ़ा? बकल कैविटी, हमारा फूड पाइप, ओसोफेगस, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से जो है सारे मिल के क्या बनाते हैं? हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यहाँ भी डिफरेंट ऑर्गन जुड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या होता है, ये हिंदी में है कोई बात नहीं, अभी इंग्लिश वाला भी आगे दिखा दूंगी। ये फिगर जो है ये अच्छे से यहाँ पे आ पाया है ताकि जो है इजिली समझा सकूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है हमारा, इसको हम नेजल पैसेज बोल देते हैं, नेजल
पैसेज। और ये जो होता है हमारा माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। और ये जो होता है फेरिंग्स, ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं, ये क्या हमारा फेरिंग्स। और कंठ जिसको हम क्या बोल देते हैं, लैरिंग्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा एयर होता है जब हम सांस लेते हैं, तो देखिए जो हमारा नाक होता है, जो नोज होता है, तो इसके बाहर जो ऐसे टेनी होल्स छोटे छोटे दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं नॉस्ट्रिल्स। और ये जो पैसेज होता है इस तरह से, नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो पैसेज होते हैं, ये जो रास्ता होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, नेजल पैसेज बोल देते हैं। इस रास्ते को क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज। और यहाँ पे जो टिनी होल्स होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, नॉस्ट्रिल्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो हमारा एयर है वो नेजल पैसेज के द्वारा यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा माउथ कैविटी। तो जब हम बोलते हैं तो बोलते समय भी कुछ हवा जो है वो हमारे माउथ के द्वारा हमारे अंदर में जाता है। तो यहाँ से जो है माउथ कैविटी के द्वारा भी एयर अंदर जाएगा। अब यहाँ पे ये आता है ग्रेसनी। ग्रेसनी यानी ये क्या हो गया, फेरिंग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फेरिंग्स क्या होता है, ये होता है कॉमन पैसेज। जो हमारा फूड होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, तो ऐसा है नहीं कि खाना खाते समय हम सांस लेना रोक देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं एक साथ साथ। तो जब हम खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, तो ये दोनों, इधर से हम खाना खाएं, यहाँ से हम सांस ले, तो हमारा ऑक्सीजन और फूड दोनों एक समय पे आके कहाँ मिल जाता है, फेरिंग्स पे। यानी फेरिंग्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स हमारा क्या हो जाता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब यहाँ से फ्रेंड्स, जो जब यहाँ पे हमारा एयर और फूड दोनों हमारे यहाँ पे फेरिंग्स के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ पे फेरिंग्स हमारा डिसाइड करता है जो हमारा एयर है वो विंड पाइप के द्वारा चला जाए, और जो हमारा फूड है वो फूड पाइप के द्वारा। तो यहाँ से हमारा जो हवा होता है वो, यानी जो एयर होता है वो वाइंड पाइप के द्वारा आगे बढ़ जाता है, और जो हमारा फूड होता है वो फूड पाइप के द्वारा होते हुए चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो लैरिंग्स होता है, इसको हम क्या क्या नाम दे देते हैं, वॉइस बॉक्स, यानी वॉइस बॉक्स। तो इसको भी आप याद रखना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आपको सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरह से कुछ, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, रिंग ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, उपास्थि वाला हिंदी में, हिंदी तो समझ ही नहीं आता। यहाँ पे क्या हो गया, रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, ये हमारे ट्रेकिया को सपोर्ट करने का काम करता है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हमने हमारे नेजल पैसेज के द्वारा एयर को अंदर लिया, ये हमारे बकल कैविटी एंड फेरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए यहाँ पे आके पहुंचता है, कहाँ पे, इस वाले पार्ट में। तो ये जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो अब ये किस तरह से डिवाइड होता है, इसको चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब ये है हमारा ट्रेकिया। अब हमारा फ्रेंड देखिए, ये क्या है हमारा ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इस तरह से, कुछ इस तरह से ये जो है डिवाइड हो जाता है। फिर हम इसको क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे ब्रोंकाई। क्या नाम दे देते हैं फ्रेंड्स, ब्रोंकाई। जब ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको हम ब्रोंकाई नाम दे देते हैं। और ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं इस तरह से। तो जब ये फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे ब्रोंकाई, इनको हम क्या नाम दे देते हैं, ब्रैंकियोल्स। क्या नाम देते हैं, ब्रैंकियोल्स। यानी हमारा ट्रैकिया डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई डिवाइड हुआ, फिर क्या बना यहाँ पे, ब्रैंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। अब ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट पार्ट होता है कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ब्रोंकियोल्स है। और ये ब्रोंकियोल्स यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो रहा है। जब ये डिवाइड हो रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये एक गुच्छे टाइप में आपको दिख रहा है। इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलस। या फिर यहाँ पे जो ये स्पेसेस होते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलर सैक। अब ये जो फ्रेंड्स ये एल्वियोलस होता है, इसमें क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ये फूल जाती है। ये बलून लाइक, देखिए कुछ बलून लाइक दिख रही ना, तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये क्या कर जाती है, फूल जाती है। जब ये फूल जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इस तरह से हम ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये किस किस तरह से होता है, अभी हम इसको फर्दर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर में एक्सचेंज कैसे कैसे होता है गैसेस का। तो देखिए सबसे पहले हमारा, मैंने आपको स्ट्रक्चर में क्या बताया, नोस्ट्रिल्स होता है, जो कि होल लाइक स्ट्रक्चर है हमारे नोज में, वो क्या, उसको हम क्या बोल देते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो नोस्ट्रिल होता है एंड नेसल पैसेज, इन दोनों को मिला के बात करिए, यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं एंड सम म्यूकस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्टिकी सबस्टांस होते हैं। तो हमारे नोस्ट्रिल्स में जो हेयर होते हैं, तो फ्रेंड्स जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, कभी कभी
एयर ही है ना वो, तो एयर के साथ में कभी कभी उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह भी चले जाते होंगे। तो उन डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए हमारे नोस्ट्रिल्स में हेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर हेयर जो है उनको बाय चांस नहीं भी रोक पाते हैं तो जो ये म्यूकस होता है, जो कि स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, इनमें वो चिपक जाते हैं और इस तरह से वो हमारे बॉडी के अंदर में इंटर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, जो भी जर्म वगैरह है, डस्ट वगैरह, उनको रोकने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा जो एयर है वो नेजल पैसेज के थ्रू पहुंच जाता है फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया से ब्रोंकाई, देन ब्रेंक्यूल, और फिर इस तरह से ब्रेंक्यूल से होते हुए वो पहुंच जाते हैं हमारे एल्वियोलाई में। और जैसे ही हमारे एल्वियोलाई में वो एयर पहुंचते हैं, तुरंत ही हमारी एल्वियोलाई क्या कर जाती है, वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एल्वियोलाई क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक। ये एक बलून लाइक या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि जिसका फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रोवाइड करती है सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करने का काम करती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, ये वन सेल्ड थिक होती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारी ये एल्वियोलाई है, तो ये वन सेल थिक होती है यहाँ पे, यानी ये इस तरह से ये ओनली सिंगल सेल की बनी होती है। तो इसको भी आप याद रखना, इस तरह से इसमें केवल सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, यानी वन सेल थिक होती है। और यहाँ पे देखिए, ये कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो है इसमें जो है इस तरह से जो है ये हमारे जो एल्वियोलाई यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है इसमें वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो अब देखिए यहाँ पे उस प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एल्वियोलाई, क्या है, एल्वियोलाई। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इनहेल किया है, तो इनहेल के बाद क्या होगा, हमारे एल्वियोलाई में यहाँ पे एयर भरी हुई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन भरा हुआ है। अब फ्रेंड्स क्या होगा, जो यहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है वो हमारे, अभी मैंने आपको बताया एल्वियोलाई में क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क होते हैं ब्लड वेसल्स के। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होता है, इसमें हमारा O2 जो है इंटर कर जाता है, यानी हमारा O2 क्या है, वो ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाता है। और यहाँ पे ब्लड के अंदर क्या होता है, CO2, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर में क्या होता है, CO2 होता है, जो कि हमारे एल्वियोलाई में चली जाती है। इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी आदान प्रदान। यहाँ से एल्वियोलाई से हमारे ब्लड वेसल्स में O2 आई और हमारे ब्लड वेसल्स से जो CO2 है वो इंटर कर गई हमारे एल्वियोलाई में, और इस तरह से एल्वियोलाई से होते हुए वो बाहर की तरफ चली जाती है, यहाँ से CO2 बाहर चली जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया, जो ये वॉल होता है यहाँ पे वन सेल थिक होता है। वन सेल क्यों होता है, अगर ये यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होते हैं सेल के, तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज है ये आसानी से नहीं हो पाता। इसीलिए ये जो इसकी वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई की, वो क्या होती हैं, वन सेल्ड थिक होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें पता है कि अगर हमें रेस्पिरेशन करना है तो ये जो O2 यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स में इंटर की है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रेंड्स ये O2 है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में इंटर की है, इसको हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना होगा। अगर हमको रेस्पिरेशन करनी है तो इस ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। अब फ्रेंड्स, इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इस तरह से डिफ्यूज होके इस तरह से आगे बढ़ेगा, और ये डिफ्यूज होके, डिफ्यूजन क्या होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो अगर यहाँ पे डिफ्यूजन के द्वारा हमारा जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट पार्ट में जाएगा, तो इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अब क्या करें, अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी होती है ये बहुत ही स्मार्ट होती है फ्रेंड्स। हमारे बॉडी में यहाँ पे क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं, क्या होते हैं, आरबीसी। और जो हमारे आरबीसीज होते हैं उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी आरबीसी होती है उसमें जो है क्या होता है, हमारा यहाँ पे होता है हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है वो क्या करती है, जो यहाँ पे आरबीसी के अंदर O2 है उसको क्या करती है, बाइंड कर लेती है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है। उसके बाद हमारी हीमोग्लोबिन जहां जहां जाती है, अब ब्लड का फ्लो तो हो ही रहा है, ब्लड में हमारी आरबीसी है, आरबीसी भी उसी के साथ फ्लो करेगी, और हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो हमारा हीमोग्लोबिन भी उसी के साथ में हमारे पूरे बॉडी में जो है फ्लो करता रहेगा। तो इस तरह से जब हमारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है, फिर यहाँ पे हीमोग्लोबिन जहां जहां जाती है हमारा ऑक्सीजन भी उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं,
रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन में जो कि हेल्प कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा हीमोग्लोबिन क्या हो गया? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया। और ये किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ये O2 से यानी ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो अब हमारा CO2 बच गया, यहाँ पे जो CO2 है उसका भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो CO2 होता है वो हमारे ब्लड में होता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिजॉल्व फॉर्म में। उसके लिए ऐसा कोई सिस्टम वगैरह नहीं है कि उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो डिजॉल्व फॉर्म में ही हमारे बॉडी से हमारे ब्लड के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हमारा हीमोग्लोबिन है, इसके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे O2 दे दिया जाए इसको, CO2, तो ये किसकी तरफ बढ़ेगी? ये मतलब किसको पसंद करेगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पसंद करेगी O2 को। यानी जो हमारी हीमोग्लोबिन है ये O2 के प्रति हायर एफिनिटी दिखाती है, यानी ये O2 से फटाफट बाइंड कर लेगी, लेकिन CO2 के साथ ऐसी एफिनिटी ये नहीं दिखाती है। तो फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको डिस्कस करना है ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। यानी ब्रीदिंग इन को हम क्या बोल देते हैं? इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन। और जो हमारा ब्रीदिंग आउट होता है इसको हम क्या नाम दे देते हैं? एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इनहेलेशन के दौरान यहाँ पे क्या होता है और एक्सहेलेशन के दौरान यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए इसको एक बार मैं ऐसे ही पढ़ के बता दे रही हूँ, अभी आपको फिगर से दिखाती हूँ क्या क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आप सोचेंगे ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो हमारे डायफ्राम होते हैं, जो उनकी मसल्स होती हैं, उनको ही हम इंटरकॉस्टल मसल्स बोल देते हैं। तो या फिर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मसल्स ऑफ डायफ्राम कंट्रैक्ट या फिर इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट किस में होंगे? ब्रीदिंग इन, यानी जब हम सांस को अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, तो क्या होता है? मसल्स जो होते हैं डायफ्राम के वो कंट्रैक्ट होते हैं। और ब्रीदिंग आउट के दौरान क्या होते हैं? यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स या फिर मसल्स ऑफ डायफ्राम क्या होते हैं? यहाँ पे रिलैक्स होते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स रिब केज, अभी मैं आपको रिब केज डायफ्राम सब दिखाती हूँ। रिब केज क्या होते हैं? ये मूव्स अप, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। रिब केज यहाँ पे मूव डाउन एंड इनवर्ड, नीचे की तरफ और अंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हो सकता है अभी आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो डायफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट होता है एंड मूव्स डाउनवर्ड। यहाँ पे डायफ्राम क्या होता है? कंट्रैक्ट होके डाउनवर्ड मूव करता है। और यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स होके अपवर्ड मूव करता है। तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप केवल एक ही याद करना, बाकी एक तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसी का अपोजिट है सब कुछ। अब देखिए फ्रेंड, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो प्रेशर क्या होगा? हमारे बॉडी में प्रेशर क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी में नहीं, हमारे लंग्स में। हमारे लंग्स में प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कब? जब हम इनहेल करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम एक्सहेल करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है? हमारे लंग्स में इंक्रीज हो जाता है। जबकि जो वॉल्यूम होता है हमारे थोरेसिस यानी जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, तो आप सोचिए जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे यानी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अंदर जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए एयर मूव्स इनटू द लंग्स, तो यहाँ पे दोनों में यही, यहाँ पे क्या है? एयर जो है लंग्स में इंटर करता है, यहाँ पे लंग्स से यानी लंग्स से बाहर जो है हमारा एयर मूव करता है। अब चलिए देखिए, आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले डायफ्राम देखिए। डायफ्राम क्या होता है? यहाँ पे ये जो होते हैं इनको हम रिब केज बोल देते हैं। और जो ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा डोम शेप, इस डोम शेप स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम क्या नाम दे देते हैं? डायफ्राम। ये फ्रेंड डायफ्राम क्या होता है? ये एक मस्कुलर सीट होता है जो कि हमारे चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से सेपरेट करने का काम करती है। ये हमारा क्या हो जाता है? चेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है? हमारा स्टमक यानी एब्डोमेन जिसको हम बोल देते हैं। तो इस डायफ्राम के द्वारा हमारा एब्डोमेन और चेस्ट रीजन जो है वो सेपरेट होता है। और ये जो है ये इसको हम रिब केज बोल देते हैं। तो अब चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एक और फिगर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा होता है इनहेलेशन। क्या है? इनहेलेशन। एंड ये हमारा क्या है? एक्सहेलेशन। अब देखिए फ्रेंड, जब हम इनहेल करते हैं यानी जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो क्या होता है? देखिए ये था हमारा डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम।
तो देखिए जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारा डायफ्राम क्या कर रहा है, ये नीचे की साइड में, यानी जो डायफ्राम है ये गोज डाउनवर्ड, ये क्या कर रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा, यानी नीचे की तरफ जा रहा। और क्या हो रहा, जब ये नीचे की तरफ जा रहा तो देखिए इस तरह से फ्लैट हो जा रहा, क्या हो रहा, फ्लैट हो रहा। लेकिन और हमारा जो डायफ्राम होता कैसे है, वो होता डोम शेप। और फिर जब हम एक्सहेल करेंगे तब ये कैसे होता है, ये तब डोम शेप में होता है। और ये डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है, गोज अपवर्ड, ऊपर की तरफ में जाता है। तो ये आप याद रखना, डायफ्राम एक्सहेलेशन में ऊपर की तरफ मूव करता है और जब ये डोम शेप रहता है, जबकि इनहेलेशन में क्या करता है, ये डाउनवर्ड मूव कर जाता है और क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखना, इसका जो ये इसका डिफरेंस है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज पूछ ले जाएंगे, कब वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, कब डिक्रीज हो रहा, इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हमारा, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये फ्रेंड्स रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करिए, आप जबरदस्ती जो है एक्सहेल करिए, यानी जबरदस्ती अपने अंदर जो भी ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए, एक बार करके देखिए। तो फ्रेंड्स जब आप एक्सहेल करेंगे, फोर्सिबल एक्सहेलेशन, यहाँ पे एक टर्म है, क्या है, फोर्सिबल एक्सहेलेशन, यानी जब आप जबरदस्ती यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, जानबूझ के अपने अंदर जो भी हवा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो गया, रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द पर्सन्स लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन, फोर्सिबल एक्सहेलेशन, यानी इतना जो भी एयर है उसको निकालने के बाद फिर भी आपके लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाएंगी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन अ पर्सन लंग, यानी एक आदमी के लंग्स में हमेशा जो है जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, कब, जब वो मैक्सिमम एक्सहेल कर दे, मतलब जबरदस्ती फोर्स लगा के जबरदस्ती एक्सहेल कर दे, उसके बावजूद भी जो एयर प्रेजेंट रहेंगी लंग्स के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, आरवी, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए इसकी मात्रा कितनी होती है, यानी आरवी इक्वल हम कितना बोल देते हैं यहाँ पे, 1100 ml टू 1200 ml। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है आज रेस्पिरेशन। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में। अभी हमारा ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन ये सब बचे हुए हैं, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप जो है इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।